नमस्कार। आप सब दर्शकों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। जिस तरीके से आपने कल हमारी श्रृंखला में देखा कि हमने एक तरफ इशारा किया कि जो नर्सिंग का कॉलेज है वहाँ पे कुछ और रूल चल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ और रूल चल रहे हैं, तो मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा। आज मेरे साथ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी हैं। काफ़ी ज़्यादा दस्तावेज लेके आए हैं आज ये अपने साथ और काफ़ी चीज़ें, जय माता दी सर, काफ़ी चीज़ें आज आपके सामने जो है समक्ष ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके में रखने वाले हैं। शिवांग जी, मैं टाइटल भी हमने दिया, मैं आपसे डायरेक्ट यही पूछूंगा, दो इंस्टीट्यूट सिमिलर लेकिन अलग रूल क्यों? ये जवाब तो वो लोग दे सकते हैं रवीश, जो लोग इसके प्रबंधन को चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं। हम बीइंग मीडिया हाउस जो पब्लिक डोमेन पर इंफॉर्मेशन है उसको जोड़ सकते हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाके लोगों को हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, श्री माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज है, या और भी अगर ये कोई कॉलेजेस वगैरह बना रहे हैं तो वो एक आइडेंटिटी के अंडर आते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी डायरेक्ट स्टेट की हो चुकी है और उसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया जिसमें कंट्रोल कहा गया कि बोर्ड के मेजर कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन का बोर्ड का होगा, लेकिन चूंकि वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी दायरे में आती है जो यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करता है। हमारा अंडर पार्लियामेंट्री रेगुलेशंस वो चलता है, तो उसमें बड़ा ज़्यादा बोर्ड भी उसमें चीज़ें चेंजेस अपनी मर्जी से नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड भी एक एक्ट के अंडर आ रहा है। जी जी। अब दूसरी आती है, एक सोसाइटी बनाई जाती है 2020 में, जो कल हमने इंफॉर्मेशन दी। कल अब जो लोग हमें 10 साल के बाद देखेंगे वो सोचेंगे कल की बात में कोई, जो इसके पिछले एपिसोड में अर्थ न्यूज़ की हमने बताया कि एक श्राइन बोर्ड का जो नर्सिंग कॉलेज है 16 में आता है, लेकिन उसका जो ट्रस्ट या सोसाइटी जो उसको चला रही है 2020 में आती है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव फैक्टर आ गया कि कॉलेज पहले आ गया और बाद में अगर कॉलेज आता है तो ये एक सवाल है जो 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 एक्सपर्ट्स को काम है, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों उन्होंने देखना है। आज जिसके लिए हम बैठे हैं वो ये है, ये बड़ी एक सीरियस डेवलपमेंट है जो हमारे सामने आई। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बोपी की वेबसाइट पे गए और हमने श्राइन बोर्ड के जो नर्सिंग कॉलेज है उसके ऊपर होमवर्क किया, क्योंकि अब हमारे को लग रहा है कि शायद जो एजुकेशन का प्रोसेस देख रहे हैं श्राइन बोर्ड के अंडर, वो लोग किस कारण से क्या कर रहे हैं, शायद उनको कोई पैसे की शॉर्टेज चल रही है श्राइन बोर्ड के अंदर, या कोई ओवर स्पेंडिंग हो चुकी है। जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, मेडिकल कॉलेज को बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके बीच में फिर वो हर चीज़ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप देखें कि वो एथिक्स है श्राइन बोर्ड के, जो माँ वैष्णो देवी श्री चंडी माता की, वैष्णो माता की जो श्राइन है उसके जो रिचुअल्स हैं, वो कह रहे हैं वो रिचुअल तो श्राइन के लिए हैं, एजुकेशन में तो वैसे ही चलेगा, तो वी डोंट वांट टू कि वहाँ पे हमें रिसोर्सेज चाहिए जो उसको सब सफिशेंट करें। तो बड़ा एक डिस्प्यूटेड जैसा उनका माइंडसेट है जिसके ऊपर आम जनता को आक्रोश है, जो माँ वैष्णो देवी के भक्त हैं, जो उधर सेंक्टिटी रखते हैं, जो वहाँ पे मेंटेन करते हैं चीज़ों को, थोम प्याज तक का परहेज होता है वहाँ पे। बिल्कुल। तो उसकी अब ये चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में जा चुकी हैं, तो मेरा मेन काम था कि बजाय इसके कि इसको पॉलिटिकलाइज किया जाए, मैं उसको उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट की है, ये प्रॉब्लम लिए हुए गलत फैसलों की है जिनको अब पीछे जा जाके सुधारा जा रहा है। जैसे कि जे.एंड के जो हमारा ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट है, 1986 में ये ऑर्डिनेंस आया और 1988 में ये एक्ट बना। बिल्कुल। इस एक्ट के अंदर जर्नल एजुकेशन की क्लॉज है कि ये जर्नल एजुकेशन दे सकता है। जर्नल एजुकेशन में प्रोफेशनल नहीं आती, जर्नल एजुकेशन में हायर एजुकेशन नहीं आती। मेरा एक सवाल है इसके बीच में, आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया? क्या वो अपना दायित्व, जो मेन दायित्व है कि डिवोटीज की सेवाएं करना और उधर फैसिलिटीज बनाना, अगर वो पूरी हो रही है उसके बाद ही वो सब ये करेगी ना शायद। अब ये चीज़ें देखें, हमारा वो एक्सेस नहीं है। हमारा काम है कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और जो NRIs हैं जो माँ वैष्णो देवी में बिलीव करते हैं उनको सच पता लगे, ताकि वो इसमें कमेंट करें, वो इसमें, क्योंकि बोर्ड के लिए यहाँ तक भी मैंने एक्ट में देखा लिखा हुआ है कि अगर किसी बोर्ड के फैसले से कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो पर्सनली बोर्ड का उसका मेंबर जो होगा ना वो उसको कंपनसेट करेगा। तो अगर यूनिवर्सिटी बनाने का डिसीजन बोर्ड मेंबरों ने लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक्ट में लिखा हुआ है, और वो बोर्ड मेंबर 6-8 दे, उसमें प्रपोज किसने किया, फैसला क्या हुआ, और अगर उससे लॉस हो गया, और अगर यूनिवर्सिटी की बात जाए, हम हॉस्पिटल की बात करें,
उस पर लॉस हो गया तो ये लॉस का पूरा ऑनस जो है एज पर एक्ट वो मेंबर को पर्सनली कंपनसेट करना है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इस पे बात होगी। आज हम बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, कि श्राइन बोर्ड का जो नर्सिंग कॉलेज 2016 में आया, अभी तक हमें 2020 का रिकॉर्ड मिल गया। 2020 में जो नर्सिंग कॉलेज आया, उस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने जो उसी एंटिटी के अंदर है जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज है, पूरी तरह रिजर्वेशन के नॉर्म्स को फॉलो किया है। ये मेरे पास लिस्ट है और ये लिस्ट जो है मैं पूरी तरह दिखा भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी जी के कॉलेज को मिलती हैं 48 सीट्स, जिसमें से 46 सीट्स जो हैं वो चली जाती हैं जेके यूटी को, 2 चली जाती हैं यूटी ऑफ लद्दाख को और 1 जाती है करगिल को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम करगिल में 1 और 1 लेह की नर्सिंग में। फिर ओपन मेरिट 25, ओके, ठीक है, कैटेगरी 21, फिर उसके बाद एससी 4 सीटें, एसटी 5 सीटें, 2 सीटें ओबीसी, 2 सीटें ऐसे करके सारी कैटेगरी फॉलो की जाती है। लेकिन आप दुख हो आपको इस बात का होगा कि जैसे ही आपकी सीट आ जाती है ना ये वाली 2021-22, फिर रिजर्वेशन गायब हो जाती है। न 21 में रिजर्वेशन देता है ये कॉलेज, न 20 में देता है, और बीच में जो इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास आई कि 3 साल रिजर्वेशन रोकी, फिर 25 में दोबारा दे दी। अब ये मुझे समझना होगा कि किस तरीके से ये सारा जो काम चल रहा है, कि जिस एसआरओ के रेफरेंस से, जैसे एसआरओ इसको रीड किया जाता है, एसआरओ तो नहीं बोलते, एसओ 176 डेटेड 15/3/24, रीड इट एज एसओ 305 21/5/24, जिसके अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ J&K रिकमेंड करती है और बोपी को लिखती है, और बोपी उसके रेफरेंस से फिर मैट्रिक्स बनाता है। उसी मैट्रिक्स की कॉपी हमारे पास श्री माता वैष्णो देवी जी के कॉलेज की आ जाती है, जिसमें कि वो बताते हैं कि 2020 में माता वैष्णो देवी का जो नर्सिंग कॉलेज है उसने रिजर्वेशन को फॉलो किया है और लोगों को बेनिफिट दिया है। फिर हम आ जाएंगे 24 में और 25 में। 23 की हम अवेलेबल करने की कोशिश करते, 23 में मिली नहीं। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं साइड पे, हम आ जाते हैं 24 में। 24 में श्री माता वैष्णो देवी जी की जो सीटें हैं कॉलेज की, वो पहुंच जाती हैं सीटें बढ़ जाती हैं इनकी, और यहाँ पे और वो 24 में नहीं फॉलो करते हैं हमारी जिसको रिजर्वेशन को जी, लेकिन 25 को वापस वो कर लेते हैं जी, 25 में वो रिवर्स कर देते हैं। मैं इसको रेफरेंस ही कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि तो इस तरीके से अगर माने तो ये तो देखिए किसी स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन का ये इम्कानात तो नहीं दिख रहे हैं। ये तो लगता है कि आपको कंफ्यूजन है कि आपको चलाना क्या है, आपको किस तरीके से चलाना है, या आपको रिजर्वेशन जो एक फंडामेंटल राइट माना जाता है रिजर्वेशन भी, तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप महरूम रख रहे हैं लोगों को अपने बेसिक राइट से। तो और कभी आप कर लेते हैं, कभी आप छोड़ देते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन शायद इसकी जड़, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से, कि ये जो जड़ है, जड़ बिल्कुल एक्ट में ही है। जो ऐसे एक्ट में भी प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ गवर्नमेंट से परमिशंस ली जाती हैं, हायर एजुकेशन से, या फिर ये जो हमारे मेडिकल एजुकेशन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके साथ कोई चीज़ें जो हैं वो मैनेज करके उनसे स्पेशल परमिशनें ली जाती हैं कि हम इसको जो है वो इस बार करना चाहते हैं, इस बार नहीं करना चाहते हैं। तो 24 में मुझे दिख गया, 24 में भी कोई भी इन्होंने रिजर्वेशन फॉलो नहीं की। मतलब 20 में रिजर्वेशन का मैट्रिक्स लिया गया, 24 तक उसको छोड़ दिया गया, फिर 25 में दोबारा से इन्होंने उसको ले लिया। देखिए ये 25 का मेरे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स है एज पर दैट एसआरओ। उसमें फिर से चौथे नंबर पे 80 सीटें हैं, जिसमें से आप ये देखें कि 76 सीटें जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वो यूटी को 4 चली गई, और फिर उसके बाद आगे 25 में फिर से मैट्रिक्स आ गया। मतलब 24 में जो सीटें हैं उसमें पूरी की पूरी ओपन मेरिट से भरी गई, और 25 में फिर से वो मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा खेल जो किया इन्होंने कि कभी रिजर्वेशन देनी कभी नहीं देनी, ये समझने की जरूरत है कि कारण क्या हुआ, कि अगर ये रिजर्वेशन फॉलो कर रहे थे फिर सडनली इन्होंने रिजर्वेशन बंद
क्यों कर दी, और अगर इन्होंने रिजर्वेशन बंद की उसका क्या कारण था, और दी तो उसका क्या कारण था। ये सारी चीजें लिस्टें भी हम खंगाल रहे हैं कि कहीं पे कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा इनके ऊपर काम करने का, कहीं और कोई कारण तो नहीं है कि जिस वजह से ये कभी देनी पड़ती हैं कभी इनको लेनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में, आप वेबसाइट पे जाएं बोपी की और देखें। और अब जो मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूं वो ये मुद्दा है कि सेम एंटिटी श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी, उसके दो कॉलेज, दोनों बोपी भरता है, दोनों कॉलेज जिसको बोपी भरता है। बोपी हो गया प्रोफेशनल एंट्रेंस का हमारा बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एग्जाम्स। और बोपी फॉलो करता है ये वाला हमारा एसओ 15 मार्च 2024 का एसओ 176, उसके बाद का कोई है नहीं। उसमें वो बोपी को आता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइंड बाय द कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, और वो कहता है कि आपने इस तरीके से सीटें भरनी है, ओपन मेरिट 50% और 8% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, 8% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 20%, उसमें भी डिवीजन अंदर उसके 10% की, फिर रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, फिर इस तरीके से पूरा जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया होता है। और बोर्ड जो आपका बोपी है ऊपर लिखता है कि मैंने इसके अकॉर्डिंगली सीटें दी है, भरी हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, सेम एंटिटी श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी, दो कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज, दोनों की गवर्निंग, दोनों की सीट अलॉटमेंट बोपी के थ्रू होती है। 25 में एक में रिजर्वेशन वापस दे दी जाती है नर्सिंग को, और मेडिकल कॉलेज में सारे ओपन ले ली जाते हैं। बिल्कुल। ये जो चॉइस के साथ देखें, इसमें भी जो एसओ 176 की बात कर रहे हैं बोपी वाले, और ये एसओ जो है ये एग्जीक्यूट किया जाता है जब आप मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाएंगे, इनकी वेबसाइट भी आप देखेंगे उसके अंडर, और वहां पे जब हम श्री माता वैष्णो देवी की 50 सीटों पे जाएंगे कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना जो सामने निकल के आ रही हैं वो बता रही हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है जो ऑडिट के एम्बिट को बार बार डिमांड कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट रिक्वायर्ड है इस इंस्टीट्यूशन का, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और इस तरीके से कि पब्लिक अवेयर हो उसमें, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की है। अब कुछ लोग डिबेट कर रहे थे रवीश, जो बड़ी सीरियस डिबेट है, पब्लिक डोमेन में बातें हो रही थी कि जब एक बार डोनेशन दे दी गई श्राइन बोर्ड को, तो फिर श्राइन बोर्ड के मेंबर्स का डिसीजन है वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है। श्राइन बोर्ड एक्ट कहता है कि जो हमारी रिकमेंडेड एम्बिट्स हैं उसके बयान वो नहीं जा सकते। तो उसके अंदर हमने जो देखा वो ये देखा, जनरल एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स, और लेकिन जो सोसाइटी बनाई गई है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि पहले ये लोग बना बैठे थे, फिर इनको लगा कि शायद एक टेक्निकल गलती कर दी है, उनको सुधारने के लिए उन्होंने सोसाइटी बनाई। अब जब सोसाइटी बना दी तो उनको लगा यार इसको तो हम प्राइवेट कॉलेज की तरह भी ले सकते हैं और वो चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज का। लेकिन मैनेजमेंट को इतना पर्सनल होने की जरूरत क्या है? मैनेजमेंट को होना है सेल्फलेस, कि हम तो यहाँ भक्ति करने आए हैं। कुछ जैसे डॉक्टर करण सिंह जी की अगर बात करें, जब वो थे, सुनने में आता है, आई एम नॉट श्योर कि वो सैलरी नहीं लेते थे, वो सर्व कर रहे थे कंट्री को। और मैं ये बड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि जो पहला ऑर्डिनेंस था उसमें डॉक्टर साहब को बड़ी अच्छी पोजीशन दी गई थी, बहुत अच्छी। लेकिन जब दूसरा आया एक्ट, उसमें वो एक्ट आया थ्रू असेंबली, तो वो वहां से मुझे लग नहीं रहा कि 88 के एक्ट में उनका कोई रेफरेंस वहां पे ऐसा दिखा हमें। तो हो सकता है ये पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हों, क्योंकि असेंबली के हाथ में था, सरकार किसकी थी, लोग गूगल करके देखें और कनेक्ट करें डॉट्स, क्योंकि ये माँ वैष्णो देवी की भक्ति है जो हम कर रहे हैं। कि अगर एक इंस्टीट्यूशन जो श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से, उनके प्रसाद से चल रहा है, उसके अंदर तो 100% ट्रांसपेरेंसी ही होनी चाहिए। उसके अंदर जो लोग काम करें, चाहे उसकी किसी भी पोजीशन में बैठे, वो भक्ति से सराबोर होने चाहिए, और फिर उसका प्रसाद कोई भी खाए। लेकिन अगर उसके प्रसाद के वितरण में कमर्शलाइजेशन हो जाए, और ऐसी कमर्शलाइजेशन हो जाए मासूम बच्चों को इंजस्टिस हो। आज हमारी टीम लगी हुई थी, हम लोग इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली निकाल रहे थे डाटा जो हमें मिल रहा था। आपने कुछ 7 बच्चों के नाम मुझे भेजे थे। जी, जो 13 लड़कियों के नाम भेजे, 13 बच्चियों के नाम हमारे पास आए जो डिप्राइव हो गई हैं।
जो बारामुल्ला या ऐसे ऐसे कॉलेजेस में जाके देखिए, उधर काफ़ी ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ है, जैसे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ है या एससी एम्प्लॉयज़ है। हमने देखा कि वो काफ़ी बार आके इधर प्रदर्शन करते हैं कि हम सेफ वो नहीं तो है। एक बात हुई। मेरे कहने का मतलब ये एक है लिस्ट कि आपने और भी दी जिसमें आपने कहा कि जिनको काउंसलिंग का राइट ही नहीं मिला बिकॉज सारी सीटें ओपन मेरिट को दे दी गई। हाँ बिल्कुल, वो जो एससी के लोग थे, जी जी जी, वो करीबन 37 लोग हैं। 37 लोगों की लिस्ट हमारे सामने आई है जो एस्पिरेंट थे डॉक्टर एमबीबीएस करने के, लेकिन चूंकि यहाँ पे उनको जो 15% कोटा था उनका या 8% कोटा था वो नहीं मिला। तो वो सीटें भी ओपन मेरिट को चली गई। और वो लोग शायद चाहते थे कि हम पेमेंट भी ले लें, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि कॉलेज ने डिसाइड कर लिया हम प्राइवेट है, हम सारी ओपन मेरिट सीटें ले लेंगे। तो मेरा ये आज का रहेगा डेवलपमेंट की, जैसे आज हमारे सामने हम सोच रहे थे क्या इन्होंने, अगर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस प्राइवेट है तो नर्सिंग कॉलेज में आपने 2 साल रिजर्वेशन दी, फिर नहीं दी, फिर दी, ये क्या है? इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि बिल्कुल ये तो देखिए सवाल है, ये तो जो ये केयरलेसनेस है या एक कोई एक ऐसे अपॉर्चुनिज्म है या अपॉर्चुनिस्ट एक माइंडसेट है कि किसी इन्फ्लुएंस में हम कभी भी कोई भी डिसीजन ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, ये देखिए ट्रस्ट और जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया और साथ में जो SMVDU जो यूनिवर्सिटी है या फिर SMVD अगर है जो बोर्ड है, ये इन सब के लिए सवाल है कि आप बताइए प्लीज कि क्या आपने किसी दबाव में किया, किस कारणवश आप ऐसा डामाडोल तरीके से, क्या आप बेनिफिट देना चाहते हैं कि एक साल आप किसी एससी कैंडिडेट को बेनिफिट दे और किसी साल एक ओपन मेरिट कैंडिडेट को बेनिफिट दे? कि मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही शक आया। तो पॉइंट ये है कि ये उनके बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ, दे हैव टू आंसर इट बिफोर। मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली जो आज के दिन सुप्रीम पावर है वो आदि शक्ति माँ दुर्गा है, जो सारा काम देख रही हैं, जो चाहती हैं कि उनके नाम से अगर कोई इंस्टीट्यूशन चले तो वो बहुत फेयर, बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा ट्रुथफुली चले और इक्वलाइज करे सब चीज़ों को। और अभी उसके बाद में जो पावर है, माता रानी ने जो ताकत दी है वो ऑनरेबल एलजी साहब की चेयर को दी है, और एलजी साहब के पास ये ताकत है कि वो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो खंगालें, देखें और अपने लोगों को डिप्यूट करें, और अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो मुझे लगता है कि वो जल्दी इस पर कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा भी मैं जो मेरा पॉइंट ये है कि अगर कल के दिन जो संघर्ष समिति है उनकी तरफ से सारी मीडिया को एक इवेंट करने की जो है अनुरोध किया गया है कि आप हमारा इवेंट करिए कवर, और ये इवेंट क्या है कि प्रेस क्लब से हम तवी पुल की तरफ एक जलसे के रूप में या एक प्रदर्शन के रूप में हम निकलेंगे। अब इसमें सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं लोगों के कि कल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी इकट्ठा हों। बहुत मुझे तो लग रहा है कि शायद जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि ज़्यादा लोग आ जाए, तो इससे पहले कि माहौल में कोई खराबी हो, मैं कहता हूं कि जो बोर्ड है या ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हमारे हर एपिसोड में एक सवाल है, हमने हर एक जितने भी एपिसोड किए इस इवेंट के से होने के बाद, जब ये चीज़ हुई उसमें हमने हर इवेंट में एक सवाल पूछा है और हमें जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिसके बारे में सब जगह चर्चा, वो अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं, अपने अपने, देखो डेमोक्रेसी में आप किसी को मना नहीं कर सकते क्या सवाल पूछा जाए, क्या उनका क्या विचार है। मेजॉरिटी का विचार चलेगा, मेजॉरिटी का विचार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ है, वो ये है कि एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रमोटर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। बिल्कुल, तभी इस पूरे एक्ट में ज़्यादा टाइम दिया गया मेंटेनेंस ऑफ श्राइन, रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस प्रमोशंस, और एक छोटी सी लाइन में 2 जगह लिखा है कि ये जनरल एजुकेशन भी कर सकता है। वो जनरल एजुकेशन को उठा के बना दिया जाए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए डोनेशंस लाने के लिए बनाए जाए प्रोग्राम्स, और उसका सारा असर किस पे पड़े? भीड़ पे, कि भीड़ वहां पहुंचे, मैनेज ना हो, कोई स्टैम्पीड हो जाए, कोई पानी में बह जाए। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। बिल्कुल कि जो तरीका है उस तरीके से चलने की जरूरत है। ये तो लार्जर पिक्चर है। फिलहाल जो पूरा आक्रोश, जो पूरी परेशानी लोगों के बीच में है, वो बेसिकली मिसमैनेजमेंट से शुरू हुई, और जिसको बोलते हैं ना कि एक गलती हो गई, अब अक्लमंदी है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं बोलते हैं। अब हम आपको चाहते ही नहीं है कि हम इससे ज़्यादा जितना हमारे सामने आ रहा है ना हम प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। पब्लिक डोमेन में बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें पता है कि उसको प्रेजेंट करना है। तो कश्मीर से भी मैं चाहता हूँ जो लोग जुड़ते हैं वो भी देखें कि ये ना जम्मू वर्सेस कश्मीर है ना हिंदू मुस्लिम है, ये एक आस्था है,
ये एक प्योरिटी का मसला है और क्लैरिटी का मसला है कि अगर श्री माता वैष्णो देवी के फंड से एक इंस्टीट्यूशन बना तो हाईली ट्रांसपेरेंट हो, मोस्ट ओबीडियंट हो, उसकी कंप्लायंसेस ऐसी हो कि लोग आगे देखें बिल्कुल कि देखो कैसी कंप्लायंस है। उल्टा उसमें ईडब्ल्यूएस 10% की जगह 20 होना चाहिए कि 10% तो गवर्नमेंट कह रही है, हम 20 कर रहे हैं। फ्री सीट्स होनी चाहिए बिल्कुल ईडब्ल्यूएस, फिर वो ईडब्ल्यूएस हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बारामूला का हो या कठुआ का हो, जम्मू का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो इंस्टीट्यूशन एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयार करेगा बच्चों को जहां वो फीस लेके ऐसी फीस ले रहा है जो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसमें अगर वो अफोर्डेबिलिटी जा रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, वो दे पा रहे हैं इसलिए उनका नंबर आ रहा है, तो मेरिट पीछे रह गया, अफोर्डेबिलिटी पहले आ गई। बिल्कुल ये बात भी क्लियर करना जरूरी है। तो जैसे आज हमने देखा कि एक एंटिटी, दो इंस्टीट्यूशन, एक साल उसमें पहले रिजर्वेशन फॉलो की गई, फिर 2-3 साल वो रिजर्वेशन खत्म करा दी गई परमिशनें लेके हायर एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन से, फिर वो 25 में आता है, फिर वो रिजर्वेशन लागू करता है। रिजर्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? उसका रीजन ये है कि रिजर्वेशन आने से जो वन साइडेड सिलेक्शन हुई है वो नहीं होती, बैलेंस होता। और शायद भगवान जी माता रानी चाहते थे कि वो एक साइडेड डिसीजन लें ताकि उस एक डिसीजन से पता लगे कि बहुत सी चीजें जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से चल रही हैं, क्योंकि वो लोग बैक में पावर में हैं, उनके हाथ में डिसीजंस हैं, तो वो चीजें चल रही थी। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह गवर्नमेंट की बॉडी नहीं थी, इसमें इसका नेचर एक ऑटोनोमस बॉडी का है और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी बोल सकता हूं इसके बारे में, मेरा डोमेन है, मेरी रजिस्ट्रेशन ऐसी है, प्लस एज ए भक्त ऑफ माता रानी भी मेरा राइट है कि माँ के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में मैं बात कर सकूं और बोर्ड मेंबर्स तक ये बात पहुंचाऊं। देखिए बोर्ड मेंबर पावरफुल हैं, उनके हेड पावरफुल हैं, जो सीईओ वहां जाते हैं वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, चॉइस ऑफ बोर्ड एंड डिसीजन ऑफ बोर्ड को एग्जीक्यूट करने वाले, उसके बयान उनकी जुडिक्शन नहीं है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस बना, जैसे कोई प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया मेडिकल कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का डायरेक्टर, वो तो पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई थॉट दे रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कह रही है यू आर सेइंग राइट, मान लेते हैं, तो गलत है ना। उनका काम है पब्लिक वेलफेयर की बात करना। जो आज जितना भी ये कल अगर लोग संघर्ष कर रहे हैं, जरूरत नहीं होती। अगर वो लोग फेयरली चलते, लिस्ट आती, एमबीबीएस की सीट आती और पता लगता जी इतनी सीटें हमने फ्री रखी हैं, बच्चे आए किसी भी कम्युनिटी के मेरिट पे आ रहे हैं, ये बच्चे आएंगे एससी के, ये आएंगे शेड्यूल ट्राइब के, ये आएंगे ओबीसी के, ये आएंगे यहाँ से, ये आएंगी गर्ल्स, ये आएंगे बॉयज, टोटल सीटें आती, एनआरआई भी कोटा आता, सब लोग सेटिस्फाई होते। मुझे नहीं लगता है फिर ये संघर्ष होता। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया कि सारे ओपन मेरिट में लेंगे और सारे पेमेंट के साथ आएंगे, और फिर बोला गया कि ये हमारा अंडर लॉ है, अगर आप प्राइवेट है तो अगर आप प्राइवेट है ही नहीं है तो फिर लॉ नहीं ना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है इशारा कर रही हैं कि एक प्रोब की ज़रूरत है, हाई लेवल प्रोब की ज़रूरत है। और इस प्रोब होने से जो सब लोग भूल चुके हैं ना, वो है कि जम्मू कश्मीर के को जाना जाता था 370 टूटने के पहले कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसमैनेज्ड स्टेट। राइट। और कुछ पैरामीटर्स में मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोलना, कि वो गलत चीज़ों के लिए आती थी गवर्नमेंट के एंगल पे। लेकिन जैसे 300 टूटी, यहाँ पे चीज़ें बदली, सख्तियाँ हुई, अब वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो पुरानी की हुई गलतियाँ हैं उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। श्राइन बोर्ड की वर्किंग को लेके किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो श्राइन बोर्ड ने ये एडवेंचर एजुकेशन में किया, एजुकेशन इंटरप्राइज किया, इसको कंसीव करने वाले लोग, उसको प्रोसेस को चलाने वाले लोग आज अगर मेरी बात सुनते हो तो वो आज भी सामने आके रिव्यू करने के लिए प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को कहें कि हमसे गलती हुई थी, अब इसका हल निकाला जाए। और श्राइन बोर्ड के शोल्डर से इस वाइट एलिफेंट को उतार के एजुकेशन को वैसे ही करने दिया जाए जैसे किया जाता है। और कोई लोग सामने आए जो इसको, चाहे गवर्नमेंट सामने आ जाए, समग्रा में बड़ी फंडिंग है, 1 लाख करोड़ के करीब की सेंटर की ग्रांट है, गवर्नमेंट का बजट है, तो उनके लिए कोई बड़ी मसला नहीं है इसको बोर्ड से आइसोलेट करके और आगे करना। और जो प्रेजेंट सेशन है, अगर ये सेशन आया ही एक डाउट के सिर पे है, एक गलत डिसीजन के सिर पे है, तो लॉ भी मना नहीं करता है कि उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो लोग कह रहे थे वो भी समझनी पड़ेंगी कि जो बच्चे अगर कभी डिसीजन लिया जाता है कि ये एक डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले समय में, तो उन बच्चों के लिए भी इनजस्टिस नहीं है। वो पेमेंट सीट वाला कोई भी कॉलेज जहाँ पे भी पेमेंट सीट वो ले सकते हैं, वहाँ पे उनको जाना चाहिए और बच्चों को लेके जाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी।
जिनने जो गलती भी की। गवर्नमेंट फैसला करेगी, चाहे फिर किसी प्राइवेट कॉलेज की वन टाइम सीटें बढ़ानी पड़े, चाहे 2-3 कॉलेज की सीटें कोलैबोरेटिव तरीके से बढ़ानी पड़े, तो उस तरीके से उनको एडजस्ट किया जाए। और जो ये कॉलेज ने मेडिकल कॉलेज ले लिया, चाहे बुलिंग से लिया, चाहे कन्विंस करके लिया, चाहे आर्म ट्विस्टिंग से लिया, उसको रिव्यू करके एक अच्छे तरीके से कॉलेज दिया जाए और फिर उसी तरीके से दिया जाए जिस तरीके से उसको आगे चलाना भी है। और बोर्ड से पूछा जाए कि वाकई में आप चलाना चाहते हैं, बोले चलाना चाहते हैं तो ठीक है। और अगर वो बोर्ड कहता है नहीं हम नहीं चलाना चाहते, बहुत ये फाइनेंशियल बर्डन है हमारे पे, तो वॉलेंटरी कोई भी, अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी आना चाहे आगे, जो इसको बोर्ड को फ्री करे, जो बोर्ड का एक्सपेंस हुआ है लोड ले अच्छे तरीके से, मतलब इट शुड बी रन लेजिटिमेटली, इट शुड बी रन विद लॉज, इट शुड बी रन विद प्योरिटी, जैसे ये चलना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये श्राइन है, श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद है उस पर, और उसी तरीके से चलनी चाहिए, नॉट लाइक अ प्राइवेट एंटरप्राइज। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सब दर्शकों से भी ये अनुरोध रहेगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। क्या आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है? और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इवन होम मिनिस्ट्री से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप इस सारे मामले को 1986 से ही, मैं कहूँगा, आप इसको पूरा इंक्वायर कीजिए, इसके बारे में जानिए कि अगर ऐसी त्रुटियाँ अभी दिखने को मिल रही हैं तो ये प्लांट की हुई है या गलतियाँ हुई हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।